गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नए टॉपिक के साथ गणित में जो 12th के छात्र हैं, नया चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके बोर्ड की दृष्टि से है और आप इसको कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके पाएंगे। तो ये 15 मार्क्स का आता है और ये टॉपिक जो रहेगा जिसका नाम है सदिश एवं सदिश का गुणनफल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। आपको इसके बारे में विज्ञान में भी सुनने को और पढ़ने को, याद करने को मिला होगा। सबसे पहले बात आती है कि सदिश राशि होती क्या है। सदिश राशि वे राशियां जिसमें दिशा और परिणाम दोनों ज्ञात हो, सदिश राशि कहलाती है। भौतिक विज्ञान के अंदर मूल रूप से दो राशियां होती हैं, एक सदिश और अदिश। आप दैनिक जीवन में भी आप इन राशियों को देखते होंगे। देखिए, आपने इसका एग्जाम्पल सुना, विस्थापन और वेग, त्वरण, ये सब सदिश राशि हैं। इनमें दिशा का होना अति आवश्यक है, तभी ये परिणाम तक पहुंच पाती हैं। अदिश राशि जिसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, दिशा होती नहीं, परिणाम केवल होता है, अदिश राशि कहलाती हैं। ऐसी राशि जिसमें कार्य है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान आपने देखा होगा 2 kg 4 kg, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनका परिणाम बोलते हैं, उसमें डायरेक्शन कहीं दी भी नहीं होती। वर्क है, कार्य आपने कर लिया है और कार्य भी अदिश राशि है। तो इन राशियों को लेकर ही हम लोग गणित के अंदर आए हैं। यानी हमारा समझने का मकसद क्या रहा, क्योंकि मैथ के अंदर इसको समझना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि देखिए बिना दिशा के, बिना डायरेक्शन के आप बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते, उसमें दिशा का बहुत ज्ञान होता है। अब आप देखिए, जो टेक्नोलॉजी हम सदिश के माध्यम से आज प्राप्त कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऐसी देखी होगी जिसमें आपने टीवी के माध्यम से ये सुना होगा कि इतने समय में, इतने टाइम तक अगर हम लोग इस डायरेक्शन में या इतने एंगल पर कोई प्रक्षेपात्र या कोई चीज छोड़ी जाती है तो उस टाइम तक वो वहां टारगेट तक पहुंच जाएगी। यानी कि हम बहुत सारी चीजें, जैसे अभी आप लोगों ने एक मूवी देखी थी मिशन मंगल। मिशन मंगल में आप लोगों ने बहुत सारे वर्डिंग ऐसे सुने होंगे जब वे आप उस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि इस समय जो मंगल ग्रह है धरती के बहुत नजदीक है, इसीलिए इस समय इसको यहाँ से लैंड किया जाए या यहाँ से छोड़ा जाए धरती से, ताकि कम डिस्टेंस हमको कवर करनी पड़े और सही समय पर वो पहुंच सके, यानी कि कौन से तल पर, मंगल ग्रह पर पहुंच सके। तो ये सारी चीजें वेक्टर के माध्यम से, सदिश के माध्यम से, दिशाओं के माध्यम से ही ये सब कार्य होते हैं। इनके बगैर आप लोग इनको नहीं कर सकते, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें हर चीजों का बड़ा कायदे से ध्यान रखना होता है। हम लोग बहुत छोटे टॉपिक को, यानी बेसिक्स बातों को क्लियर कर रहे हैं और बेसिक्स बातों में बहुत सारी बातें इसमें आने वाली हैं और बहुत ध्यान से वीडियो को समझेंगे और बहुत ही चीजों को आपको टाइम टू, मतलब पार्ट टू पार्ट में क्लियर भी कराऊंगा और उसके क्वेश्चंस भी जो समस्या बनती हैं वो हल किए जाएंगे। तो इसमें एक आता है सदिश राशि के बाद सदिश अदिश, एक होता है एक सदिश, इसे इकाई सदिश बोलते हैं। ये गलती से एक लिखा गया, इकाई सदिश। इकाई सदिश, इसे यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। इकाई सदिश जिनका मापांक, मापांक से हमारा मतलब है परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट, जिनका मापांक, जो राशि जिसका मॉडुलस या मापांक एक हो, एक आए, वह इकाई सदिश कहलाती है। यानी उसको, उसका नाम ही अलग रख दिया गया। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर कोई वेक्टर चला है या 1 सेंटीमीटर हम लोग चल गए, तो वो राशि, वो डिस्टेंस हमारी इकाई सदिश कहलाएगी। यानी एक चलना ही 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, इकाई सदिश कहते हैं। जब ये इकाई सदिश है, सदिश को हम लोग किसी भी राशि के ऊपर, जैसे मान लीजिए ए है, ए के ऊपर अगर एरो लगा देते हैं तो ये सदिश राशि हो जाती है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही है आपका इकाई सदिश है। इकाई सदिश में क्योंकि यहाँ एरो लगाने पे सदिश हो जाती है, तो ये नाम भी अलग है, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप का इसको प्रदर्शित करने का भी मार्क रखा है। किसी भी राशि के ऊपर कैप लगा, जैसे कैप कहते हैं ए कैप, तो इकाई सदिश कहलाती है। अब इकाई सदिश
अब मान लीजिए वेक्टर ए का अगर कोई वेक्टर है उसका इकाई सदिश हमें निकालना पड़ जाए, वेक्टर ए का इकाई सदिश हमें ज्ञात करना पड़ जाए, तो इकाई सदिश निकालने के लिए इकाई सदिश मतलब ए कैप निकालना पड़ जाए, तो वेक्टर ए बटे मोड ऑफ वेक्टर ए यानी उसका मापांक। अब बात करेंगे मापांक क्या होता है, क्योंकि ये नई चीज आई है। मापांक मैं आपको बता दें कि किसी भी वेक्टर का जो परिणाम होता है वही मापांक होता है, यानी कितना परिणाम उसका आया, कितना रिजल्ट आपने उसका। मान लीजिए आप अपने घर से कॉलेज जाते हैं, डेली आपको 10 किलोमीटर जाना, डायरेक्शन आपकी आपने पहले चूज कर ली कि हमें इस रोड से निकलना है, ये आपकी दिशा होगी, परिणाम आपका विद्यालय हो गया। तो 10 किलोमीटर आप जाने के बाद जैसे ही 10 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा आप विद्यालय में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो ये 10 किलोमीटर आपका परिणाम है। इज दैट क्लियर? तो अगर हमें इसका भी इकाई सदिश निकालना हो, एकांक सदिश निकालना हो, तो वेक्टर ए जो भी था वो बटे मोड उससे अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपका इकाई सदिश निकल के आ जाता है, इकाई यानी यूनिट वेक्टर निकल के आता है। अब बात करते हैं सदिशों के बहुत सारे गुणधर्म हैं, क्योंकि हम बेसिक चीजें आज क्लियर कर रहे हैं। बेसिक चीजों के बाद आपका स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक चीजों को क्लियर करेंगे, तो मैं इसे यहां से रफ करता हूं। देखिए पहले आप एक बेसिक बात आती है सदिशों का योग कैसे जोड़ते हैं। सदिशों का योग, देखिए सदिशों के योग को समझने के लिए आप लोग एक एग्जांपल लीजिए, किस तरीके से आप इसको समझेंगे। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनकी जो डायरेक्शन है ए की इधर को है और बी की ऊपर की ओर है। अगर हम इनका योग करना चाहें, योग से मेरा मतलब है परिणाम, इनको ऐड करना, तो क्या होगा, वेक्टर ए को आपने जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रखना है। वेक्टर बी ऊपर की डायरेक्शन में है तो ऊपर की डायरेक्शन में ही इसको यहां से ज्वाइंट कर देंगे, ये वेक्टर बी हो गया। जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, रिजल्टेंट मतलब परिणाम, इसे बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कहने का मेरा मतलब है कोई व्यक्ति, अगर मैं इसको एक एग्जांपल के आधार पर समझाऊं, कोई व्यक्ति ए से चलने के बाद बी पर पहुंचता है, ए से चला बी तक पहुंचता है, वेक्टर ए इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि जाने का रास्ता इसका ए टू बी है, बी टू ए नहीं, ये इसको दिशा बता रहा है। कि अगर हम देखिए, मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि जब आप घर से कॉलेज जाते हैं तो आपकी डायरेक्शन घर से कॉलेज की तरफ होगी, यानी होम टू कॉलेज। और जब कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से घर जाते हैं तो कॉलेज टू होम आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये दिशा ही आपको परिणाम तक पहुंचाती है। इज दैट क्लियर? तो आप मान लीजिए ए से बी तक आप वेक्टर ए के माध्यम से, यानी परिणाम अगर निकालना चाहो, मापांक निकालना चाहो, मोड ऑफ ए निकल सकता है, इसकी डिस्टेंस निकल सकती है। बी से, क्योंकि जब ये एरो यहां से इधर को मुड़ा, यानी ये भी कह सकते हैं कि रास्ता आपका इधर को घूम जाता है, बी से सी तक। तो सी आपका जो पॉइंट है, ये आप यहां तक ही जाना चाहते थे, ये आपका परिणाम हो गया। तो अब परिणाम कहां, इसका योग कैसे होगा, वो प्रदर्शित करता है बीच वाली लाइन, जिसे हम बोलते हैं ए टू सी, यानी ए वेक्टर ए। अगर हम परिणाम को प्रदर्शित करें तो हम ए से सी तक जाने के लिए हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी चलना पड़ा। तो ये जो वेक्टर ए टू सी की जो आपको दिशा दिखाई गई है, ये परिणाम को प्रदर्शित करेगी, यानी रिजल्ट को प्रदर्शित करेगी। इज दैट क्लियर? तो ये एडिशन है। अब सॉरी, मैं यहां बी लिखना भूल गया, ये बी है। इसी में ही अगर मान लीजिए, पहले ये तो हो गया सदिशों का योग। अगर बात करते हैं सदिशों का अंतर, अंतर माने
घटाना। अंतर कब होगा? जब हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब हम चल रहे हैं बी से सी की ओर, अगर हम सी से बी की तरफ आएंगे तो माइनस में यानी उसी जगह आ जाएंगे जहां से हम चले थे, तो वहां हमारा अंतर शुरू हो जाता है। यानी हम लोग दैनिक जीवन में ऐसे कार्य हमेशा करते रहते हैं कि हम जिस जगह गए हैं उससे लौट के भी आते हैं, तो दोनों ही चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत अहम योगदान देती है और हम जीवन के अंदर इन सब चीजों को महसूस भी करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि किस तरीके से क्योंकि वे हमारे दैनिक जीवन में होती रहती हैं और उनके हम हैबिचुअल होते हैं, लेकिन गणित के अंदर इनका बहुत अहम रोल होता है। गणित में हम इनको बहुत अच्छे से अगर समझें तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि हाँ, ये वेक्टर के माध्यम से हम कितने कार्य को कर सकते हैं। अब जो टारगेट हम लोग करते हैं, क्योंकि जब लोग ट्रेनिंग होती है आर्मियंस की, जो भी फोर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो उनको टारगेट को मारने के लिए कहा जाता है कि आप इस बिंदु पर अपनी गोली या पिस्टन से आप टारगेट कीजिए। तो उसमें दिशा का बहुत बड़ा अहम रोल होता है कि आपने जब टारगेट को मारना है तो आपने किस दिशा में आपने अपनी पिस्टन को रखा है। आप उस दिशा को साध के, अगर उस दिशा को ध्यान में रखते हुए आप टारगेट करते हैं तो आप टारगेट पे पहुंच जाते हैं। तो दिशा का बहुत बड़ा रोल है परिणाम तक पहुंचने के लिए। क्लियर होगी बात? अब अगर मान लीजिए ये दिशा हम लोग बदल दें तो ये माइनस में हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो अंतर वाला फॉर्म वो है, तो वो क्या होगा भाई, वेक्टर ए से बी गए और हम नीचे की ओर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुकी माइनस बी है, तो परिणाम हमारा यानी इस बिंदु से ही हम नीचे की ओर जाएं बी से इधर की तरफ, तो परिणाम हमारा माइनस में हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर होगी बात? यानी मेरा कहने का मतलब, ऐसे बहुत सारे रोड जीवन में आए होंगे, ए से बी तक जा रहा है, लेकिन ये जो रोड है ये हो सकता है यहां मिल रहा हो और इधर को भी जाना पड़ जा सकता है। तो हम हमेशा इस तरीके की, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे यानी कि वो माइनस में ही कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर बी वेक्टर बी का एरो ऊपर को है और बी को माइनस में शो करना है तो उसका एरो नीचे हो जाता है, तो वो माइनस में आ जाएगा। अब बात करते हैं सदिशों के गुणनफल, गुणधर्म। ये कितने गुणधर्म इसके अंदर होते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं, तो गुणधर्म क्या क्या रहेंगे वो समझिए। सदिश योग के गुणधर्म, सदिश योग के गुणधर्म। देखिए, ये गुणधर्म आप लोग समझिए कि सबसे पहला इसमें गुण है, सदिशों का योग क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय आपने पढ़ा होगा, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और शून्य का इकाई नियम, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। प्रतिलोम नियम, देखिए क्रम विनिमय होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये नियम कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। आप समझ गए होंगे। यानी क्रम विनिमय नियम का ये पालन करता है। दूसरा केस, अगर हम लोग बात करें सहचर्य नियम, अगर सहचर्य नियम क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये सहचर्य नियम में आता है। एक आता है शून्य, यानी वेक्टर ए और उसी के हम लोग विपरीत चलेंगे, वो प्रतिलोम कहलाएगा। एक होता है यदि प्रत्येक सदिश वेक्टर ए के लिए एक शून्य सदिश ऐसा होता है। मान लीजिए तीसरी बात हम बात कर रहे हैं, अगर वेक्टर ए में एक शून्य सदिश ऐड कर दिया जाए तो शून्य सदिश प्लस वेक्टर ए, यानी वो हमेशा बराबर ही बना रहेगा, यानी वेक्टर ए ही आएगा। योग का फोर्थ नियम, वेक्टर ए माइनस एडिशन में वेक्टर ए प्लस माइनस शून्य या माइनस वेक्टर ए प्लस शून्य वेक्टर। अब इस बात को ऐसे समझिए, एक रास्ते से आप लोग
मान ली दुकान तक गए, दुकान से घर से दुकान गए, आप दिशा थी आपकी घर से दुकान तक की, जो भी रास्ता आपने चूज किया, आप पहुंचे दुकान से, जो भी सामान लेना था वहां से लेकर घर आए। अब आप उसी स्थान पर हैं, तो जब गए थे तो दिशा आपकी होम टू दुकान थी, और जब आए थे तो दुकान से घर थी। तो आप जिस पॉइंट पे आ जाते हैं वहां आपका शून्य वेक्टर हो जाता है, यानी परिणाम 0 हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो अब आप आ जाइए, कुछ चीजें और हैं जो समझनी है। एक अदिश और एक सदिश के गुणनफल, अदिश और सदिश दो राशि आपको यहां देखने को मिलेगी, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अब देखिए, ये राशि है जिसपे मैंने एरो लगाया, ये हो गया सदिश। एक m है, इस पे एरो नहीं है, ये है अदिश। अब इनके गुणधर्म क्या बनेंगे? मान लीजिए अदिश की सदिश के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वह राशि भी हमेशा सदिश राशि बन जाती है। देखिए एम ए बराबर वेक्टर ए एम लिख सकते हैं, एम की मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है। ये हो गया आपको, ये कौन से गुणधर्म आपके कहलाएंगे? ये है एक अदिश और एक सदिश के गुणनफल के गुण। ऐसे ही आप ये समझिए कि एम प्लस एन दो अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है, इनका मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगा, यहां माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी राशियों को हम एक अदिश और सदिश के गुणनफल के रूप में जानते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपका, आप लोगों को पढ़ा भी होगा और बहुत बात पूछा जाएगा। इसमें एक बात आता, स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर भी इसमें आएगा। इकाई सदिश के बाद आता है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसका ये बार बार आपके सामने पूछा जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है? देखिए, पोजीशन वेक्टर, यदि हम दो बिंदुओं को, कोई भी दो बिंदुओं को किसी अन्य बिंदु से देख रहे हों या उनकी पोजीशन का ध्यान रख रहे हों, तो वो अन्य बिंदु उन दो बिंदुओं के लिए पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग मोबाइल सभी लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल में आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी लोकेशन प्रदर्शित करते हैं, अपनी लोकेशन लगा देते हैं। तो जो भी हम, जिनके पास भी हमारा नंबर है या उसके पास नेट पैक है या इंटरनेट पे वो से उसका हमसे है, मतलब उसका संबंध नेट से हम लोग बात करते हैं, तो उसकी लोकेशन को हम जान लेते हैं कि वो इस समय कहाँ होगा। वो लोकेशन शो करता है, तो इसका मतलब है वो अगर वो कहीं चल भी रहा है और मैं घर बैठा हुआ हूं, तो घर बैठे बैठे मैं ये पता लगा सकता हूं कि इस समय वो यहाँ है या इस जगह है, इस जगह स्थित है। यानी मैं उसकी पोजीशन का पता लगा रहा हूं, यानी मेरी स्थिति एक पोजीशन वेक्टर की होगी। ऐसे ही हम लोग, आप सुना होगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं या उड़ते हैं, पायलट नीचे जो फ्लाइंग ऑफिसर हैं, फ्लाइंग ऑफिसर्स होते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं और वो उनको डायरेक्शन और पूरे वेदर की स्थिति का ज्ञान वो बताते रहते हैं। यानी कि जो आपका जो फ्लाइंग ऑफिसर है वो उस जहाज के लिए पोजीशन वेक्टर का काम करेगा, यानी स्थिति सदिश का वर्क करता है। आप इसको ये समझिए, देखिए मान लीजिए हमें ये वेक्टर है ए टू बी, ए से बी, ठीक है बेटा, और यहां ओ एक पोजीशन वेक्टर है, ओ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को ओ कहा गया है यहाँ,
ओ ही नाम आपका आएगा यहाँ। अगर हम ए बी की स्थिति का पता लगाएं, ए बी क्या है, तो देखिए आप ये समझिए, अगर हम ओ बी निकाल रहे हैं, वेक्टर ओ बी, अभी मैंने एडिशन आपको समझाया, वेक्टर ओ बी, अभी ए प्लस बी बताया था, वेक्टर ओ बी होगा ओ बी, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। अगर हम ए डी का पोजीशन वेक्टर निकालें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन दोनों बिंदुओं की, मैंने बात करी है दो बिंदु, यानी इसके बीच में कोई वेक्टर राशि, सदिश राशि मूवमेंट कर रही है, हवाई जहाज जा रहा है, क्लियर। और हम ओ से इसकी पोजीशन का पता लगा रहे हैं, तो इसके पोजीशन का पता लगाने के लिए हम लोग जैसे जैसे ये जाएगा, इसकी डायरेक्शन, दिशा, एंगल, सब चीजें हमें पता रहेगी। और हम ये भी बताएंगे कि अब कुछ समय बाद मौसम बदलने वाला, या फ्यूल कितना है, आप इसको उतार लीजिए, ये बहुत सारी बातें मतलब जो फ्लाइंग ऑफिसर हैं वो बताते रहते हैं। तो अब हम अगर ए बी का मान निकालना है, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए। जब भी हम, कभी कभी हमें क्या होगा, हमारे साथ ऐसी स्थिति आएगी कि हमें पोजीशन वेक्टर ही पता होंगे, ये पता होंगे, इनका ज्ञान रहेगा, और हमसे वेक्टर की स्थिति पूछी जाएगी कि वेक्टर की स्थिति क्या है, वो कहां है, कैसे है। इज दैट क्लियर? तो जब हमें, यानी कि हमें ओ ए का पता है, यानी उस समय जब हमने उसको चेक किया था, तो वो ओ ए कितना था, या किस डायरेक्शन में था, या कितने एंगल पर था, और ओ बी अब किस समय है, कहां है। तो इसके लिए हमारा ए बी वेक्टर निकालने का तरीका होता है ओ बी माइनस ओ ए। यानी हम बच्चों को ये समझाते हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट है बी, ये ओ बी और ओ ए, ओ बी में से ओ ए लेस कर दिया जाए तो आपका वेक्टर ए बी प्राप्त हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा, मतलब इसके क्वेश्चन रहेंगे आपके पास सामने। अब इसी पर एक आता है, एक फॉर्मूला आता है अनुपात का। अनुपात का फॉर्मूला क्या है, समझ लीजिए। मान लीजिए ओ ए की, ओ ए हमारा यहां से यहां तक आया है ए वेक्टर ए, और ये आ गया बी, और ओ से कोई बिंदु है यहां पोजीशन वेक्टर से, जिसे हम बोल रहे हैं सी बोल लो, या कुछ और बोल लीजिए, पी बोल लीजिए, ओ पी कह लीजिए, जी कह लीजिए। ये जी बिंदु इसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। ये विभाजन फॉर्मूला भी है, यानी हमने बीच में भी चेक कर लिया, जी बिंदु पे भी हमने चेक कर लिया, और ये पता लग गया कि इस अनुपात में वो विभाजित कर रहा है। अगर हमें ओजी की स्थिति का पता लगाना पड़ जाए, मेरा कहने का मतलब बीच की स्थिति का, अभी तक तो हम लोग ओ ए और ओ बी यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का ही पता लगा रहे थे। अगर हमें बीच की स्थिति का भी पता लगाना पड़ जाए कि बीच की स्थिति में इसकी पोजीशन क्या रही होगी, तो वो क्या होगा, ओजी की जो स्थिति सदिश होगा, ओ जी, वेक्टर ओजी बराबर होगा ए इंटू एन, वेक्टर एन इंटू वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर बी बराबर एम प्लस एन। तो ओजी की स्थिति यानी पोजीशन का भी हम पता लगा सकते हैं। आपको समझ आ गई मेरी बात? इसके सवाल भी आपके सामने होंगे। ये क्या हो गया, उस फॉर्मूले को बोलते हैं अनुपात विभाजन वाला फॉर्मूला। जब किसी वेक्टर को किसी अनुपात में विभाजित किया जाता हो, तो विभाजित फॉर्मूले में उस बिंदु की पोजीशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यानी हमने जी बिंदु की पोजीशन निकाली है, वो ओ जी बराबर ये रहेगा। आपको समझ आ गई बात? अब बात थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, विभाजन दो प्रकार के होंगे। ये अंतर विभाजन है। कैसा विभाजन है? अंतर। एक होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन की स्थिति क्या होती है कि हम लोग अंदर से उसका न लेते हुए बाहर से अगर थोड़ा सा ऐसे करें, उसी लाइन में वेक्टर को हम बढ़ाएं और हम बाहर से इसकी पोजीशन का पता लगाएं, ओ जी बाहर से, और अनुपात हमारा इस प्रकार का हो, एम ये लीजिए, यहां से यहां तक एम हो गया और यहां से यहां तक एन हो गया।
यानी जी बिंदु से पोजीशन जो है ये ए की तो मैं एन ले लेता हूं, ए से जी ए, और जी बी की एम ले लेता हूं। तो जो बाह्य विभाजन वाला फॉर्मूला होगा ओ जी, वो होगा एन ए माइनस एम बी एम माइनस एन। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको, और बात क्लियर भी होगी होगी। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने ऐसे करना है। अब बात करते हैं इसके बारे में। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद। इसके बाद क्या, पहले यह तो आप एक्सरसाइज करेंगे या अगले टॉपिक को हम लोग फिर उठाते हैं। जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो समझने का विषय है। इसी में एक चीज और आ जाती है, अभी मैं थोड़ी देर पहले, यदि m बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो अगर दोनों की स्थिति, दोनों अनुपात बराबर हैं, a से b तक, ये o पोजीशन वेक्टर हो गया, और g की स्थिति ऐसी है कि दोनों इक्वल है, तो OG जो आएगा स्थिति सदिश, यदि वेक्टर a हमारा ये है, वेक्टर b ये है, तो OG जो होगा वेक्टर OG वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई 2 होगा। इसे मध्य बिंदु भी कहा जाता है। G जो हो गया यानी बीच में है, बिल्कुल मिडिल में है, ये मध्य बिंदु भी कहा जाएगा। G की जो स्थिति सदिश होगा ये होगा। क्लियर होगी बात। अब अगर हम मैं बात करूं कि मुझे अब इनके कंपोनेंट्स भी बताने हैं। कंपोनेंट्स मतलब घटक। वेक्टर ए भी 3 जगह से देखा जा सकता है। ये चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब वीडियो ना छोड़िए, क्योंकि वेक्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप ये समझिए कि अगर जो बहुत कायदे से समझ लिया तो बहुत कुछ आपकी मैथ के अंदर बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने जा रही हैं। और कम से कम 15, क्योंकि मैं 15 मार्क्स इसमें बोल के चल रहा हूं कि 15 मार्क्स का ये बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन अथवा में होते हैं, हम लोग चूज करते हैं 5 में से 4 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो कभी कभी हम वेक्टर के क्वेश्चन को ही चूज कर लेते हैं। इसमें और ज्यादा एक्स्ट्रा आने की स्थिति रहती है। ठीक है प्यारे छात्रों, तो बीच में थोड़ा